नमस्ते दोस्तों। कहते हैं बुरा वक्त कभी पूछकर नहीं आता और हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम खुद को बहुत ही बेबस और लाचार पाते हैं। ऐसे वक्त में कुछ लोग तो मुश्किल से मुश्किल दौर से हंसकर गुजर जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सेम सिचुएशन में होते हुए अपना हौसला इतनी जल्दी खो बैठते हैं, उसकी वजह से वो एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी तो नौबत सुसाइड तक की भी आ जाती है। तो आज इस वीडियो में हम साइंटिफिकली वे से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सेम सिचुएशन में दो लोग इतना डिफरेंटली बिहेव करते हैं और कैसे हम 5 इजी टिप्स की मदद से हमेशा के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जानने के लिए पहले हमें इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। बात है साल 1961 से लेकर 1990 तक की, जब बहुत सारे रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट जैसे अर्न्स्ट टूपेज, रेमंड क्रिस्टल और लुइस गोल्डबर्ग ने साइकोलॉजी की दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड पर्सनालिटी थ्योरी को डिस्कवर किया, जो कि पूरी दुनिया में बिग 5 मॉडल के नाम से मशहूर हुई। इस पर्सनालिटी थ्योरी में साइकोलॉजिस्ट ने यह दावा किया कि ह्यूमन पर्सनालिटी को 5 कंपोनेंट्स में कैटेगराइज्ड किया जा सकता है। ये 5 कंपोनेंट्स या ट्रेट्स इस प्रकार है। फर्स्ट है ओपन टू एक्सपीरियंस, सेकंड है कॉन्शियसनेस, थर्ड है एक्सट्रोवर्जन, फोर्थ एग्रीएबलनेस और फिफ्थ है न्यूरोटिज्म। हमें फिफ्थ कंपोनेंट न्यूरोटिज्म के ऊपर ही ध्यान देना है, क्योंकि न्यूरोटिज्म ही एकमात्र एक ऐसा ट्रेट है जिसकी वजह से इंसान में स्ट्रेस, मूड स्विंग, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक लड़का एक साइकोलॉजिस्ट के पास ये सवाल लेकर जाता है कि क्या वो एक न्यूरोटिक पर्सन है, क्या उसके अंदर न्यूरोटिज्म ट्रेट ज्यादा है। तो वो साइकोलॉजिस्ट उस लड़के से उसके पर्सनल इंटरेस्ट, उसके बिहेवियर के बारे में कुछ सवाल करता है और उन सवालों के आंसर के बेसिस पे वो साइकोलॉजिस्ट न्यूरोटिज्म इंडेक्स के ऊपर उस लड़के को कुछ स्कोर करता है। फॉर एग्जांपल, न्यूरोटिज्म इंडेक्स के अंदर वो लड़का हाई स्कोर करता है, इसका मतलब उस लड़के के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और वहीं अगर दूसरी ओर वो लड़का उसी ही इंडेक्स में लो स्कोर करता है, इसका मतलब वो लड़का ज्यादा स्टेबल है। तो इस बात से साफ क्लियर होता है, अगर न्यूरोटिज्म इंडेक्स में आपका स्कोर ज्यादा आता है तो इसका मतलब आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा है, और अगर वहीं आपका स्कोर कम है तो आप उतने ही स्टेबल और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमें स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के ऊपर काम नहीं करना, क्योंकि इन सब चीजों को जन्म देने वाला न्यूरोटिक बिहेवियर, न्यूरोटिज्म हमारे अंदर ज्यादा है। अगर हम उस न्यूरोटिज्म को कम कर ले तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। तो अब मैं आपको 5 ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हो तो आप बहुत ही इजीली न्यूरोटिज्म को अपनी लाइफ में से कम कर सकते हो। और अगर आपकी लाइफ में न्यूरोटिज्म कम हो गया तो आप स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन को बहुत ही इजीली हैंडल कर लोगे। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेडिटेशन टेक्निक है जिसकी मदद से हम स्ट्रेस या एंजाइटी को क्योर कर सकते हैं। तो माइंडफुल मेडिटेशन टेक्निक को समझने के लिए पहले हमें माइंडफुलनेस वर्ड को समझना पड़ेगा। माइंडफुलनेस उस अवस्था को कहते हैं जब हम पूरी तरह से अवेयर और कॉन्शियस होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। माइंडफुल मेडिटेशन में हम अपनी जागृत अवस्था को हासिल करने के लिए अपने थॉट्स को पास्ट या फ्यूचर की चिंताओं से हटाकर पूरी तरह से प्रेजेंट में लाने की कोशिश करते हैं। हम अपना पूरा फोकस प्रेजेंट के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। इसी का मतलब होता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। सवाल पैदा होता है कि माइंडफुल मेडिटेशन को किया कैसे जाए। देखिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन को करने के लिए सबसे पहले आप अपना प्लेस और टाइम फिक्स कर लें। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस जगह पर बैठ के इतने टाइम मेडिटेशन करनी है, क्योंकि अगर आप अपना टाइम और प्लेस फिक्स कर लेंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आप उस काम को लंबे समय तक कर पाएंगे। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन को करने के लिए सबसे पहले आप कंफर्टेबल कपड़े पहन लीजिए और किसी दीवार का सहारा लेकर एक योगिक पोस्चर में बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद करके आप धीरे धीरे गहरी सांस अपने भीतर लीजिए और जैसे जैसे आप सांस को भरते जाएंगे ये आप अज्यूम कीजिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है। जब आप सांस को बाहर छोड़ने की कोशिश करेंगे तो हर एक बाहर जाती सांस के साथ आपको ये सोचना है कि आपके अंदर से सारे नेगेटिव थॉट्स एक एक कर बाहर जा रहे हैं।
अपनी बॉडी की सेंसेशन को फील कीजिए और अपना ध्यान तीसरे तिल के ऊपर मतलब थर्ड आई के ऊपर केंद्रित कीजिए। इससे आपका सारा ध्यान ना तो पास्ट में रहेगा और ना ही फ्यूचर की चिंताओं में। आपको अपना सारा फोकस अपने प्रेजेंट के ऊपर लगाना है। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप हिलते हुए पानी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी नहीं दिखाई देगा। जब वो पानी ठहर जाएगा तब आप अपना चेहरा देखिए तो आपको अपना चेहरा बहुत ही साफ दिखाई देगा। सेम एज इट इज आपके मन की कंडीशन भी हिल रही है। वो कभी पास्ट में मूव कर रही है तो कभी फ्यूचर में मूव कर रही है। तो जब आपका मन, आपका ध्यान प्रेजेंट में टिक जाएगा तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान पाओगे। तो इतना आसान है माइंडफुलनेस मेडिटेशन को करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन का रिजल्ट बेस्ट मिले तो कुछ क्वालिटीज आपको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोगों को जज करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने बिलीव के बेसिस पे लोगों को जज नहीं कर सकते। सेकंड, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना, चाहे बात रिश्तों की हो या काम की हो। आपको हमेशा अपने काम में, अपने रिश्तों में सब्र संतोख दिखाना पड़ेगा। थर्ड क्वालिटी है ट्रस्ट। आपको अपने प्रियजनों के ऊपर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहें, लोग आपके काम आए, लोग आपकी प्रॉब्लम को सुने, तो आपको सबसे पहले लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, उनके ऊपर यकीन दिखाना पड़ेगा और उनको अपने हर काम के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फोर्थ क्वालिटी है एक्सेप्टेंस। आपको खुशी खुशी अपने फेलियर और लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही प्रोग्रेस का पहला स्टेप है। सेकंड है रीअप्रेजल। रीअप्रेजल में हमें सिचुएशंस को री एग्जामिन करना है। हमको देखना है कि जो हमारे साथ हो गया, क्या इसके पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं, क्या हमारे साथ जो बुरे से बुरा हुआ है उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब महात्मा बुद्ध जी ने अपनी 29 की एज में घर छोड़ दिया था, अपनी बीवी को छोड़ दिया था, अपने राजपाट को छोड़ दिया था, तो उस वक्त उनके घर वालों ने ये सोचा होगा कि यार ये कैसा पागल व्यक्ति है जो अपने घर बार को छोड़कर, इतने बड़े महल मुनारों को छोड़कर कहां जंगलों पहाड़ों में धक्के खा रहा है। लेकिन ईंट पत्थर से बने महलों को छोड़ने के बाद उनको मिला क्या? निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष। क्या वो मोक्ष उस राजमहल के सामने छोटा था? नहीं, बहुत बड़ा था। तो ये महात्मा बुद्ध ने समझा था कि रीअप्रेजल का मतलब क्या है। अगर मैं ये आज घर को छोड़ रहा हूं, अपनी बीवी को छोड़ रहा हूं, बच्चे को छोड़ रहा हूं, लेकिन बदले में मुझे मिलेगा क्या? तो आपको सिचुएशंस को री एग्जामिन करना है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको ये देखना है कि ब्रेकअप के बाद मुझे और क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मुझे नए लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे टाइम मिल रहा है, वक्त मिल रहा है, मुझे मेरी रिस्पेक्ट वापस मिली है। अब मैं उसके ऊपर काम करूंगा और जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करूंगा। थर्ड है ऑपोजिट एक्शन। जब भी आपको लगता है कि आप स्ट्रेस फील कर रहे हो या आपको एंजाइटी हो रही है या मूड स्विंग आ रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हो तुरंत आपको उसका ऑपोजिट एक्शन करना है। फॉर एग्जांपल, आप बेड पर लेटे लेटे किसी एक ही बात के ट्रैप में फंस गए हो और कंटिन्यूअसली आप उसी बात को सोचे जा रहे हो, तो उसी वक्त आपको अपना ऑपोजिट एक्शन करना है। मतलब आप बेड पर लेटे हुए तो आपको उठ जाना है और आपको फ्रेशन अप होना है, आपको नहा लेना है, एक अच्छी डाइट ले लेनी है, या आपको वॉक पर चले जाना है, या किसी फ्रेंड से बात कर लेनी है जो आपको एक अच्छी वाइब्स देता है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि किन किन कामों को करने से आप उसी स्ट्रेस के जोन में चले जाते हो या आप बहुत ज्यादा लोनली फील करते हो। फोर्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आपको इमोशंस के ऊपर फोकस नहीं करना, अपनी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है। अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो आपको आंसुओं के ऊपर गौर नहीं करना, आपको यह देखना कि आंसू आए क्यों हैं, किन कारणों की वजह से आपका दिल दुखा है, किन कारणों की वजह से आप फिर से स्ट्रेस्ड हो गए हैं। तो जब आपको वो सोर्स समझ में आ जाएगा जिसकी वजह से वो इमोशंस जन्म ले रहा है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ रहे हो, जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो तुरंत उस प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए और उस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़िए। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों का काम होता है आपको ट्रिगर करना, उनको कुछ पड़ी नहीं है कि आप कितने दुखी हो या आप कितने स्ट्रेस में हो, तो उन लोगों से तुरंत मिलना बंद कीजिए, क्योंकि वही आपकी प्रॉब्लम का मेन कारण है। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। मेरे ख्याल से ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में बिना लोगों के साथ कनेक्ट किए हुए खुश, फुलफिल्ड या इमोशनली बैलेंस्ड रह ही नहीं सकता। तो अब सवाल पैदा होता है कि इतनी टेंशन और एंजाइटी के चलते हुए कैसे लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करें। तो इसके भी 3 तरीके हैं। पहला है कि आप लोगों से कम्युनिकेट इफेक्टिव वे में कीजिए। मतलब जब आप अपसेट होते हुए उनसे बात करते हैं तो इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि आपको कहना क्या है। इस बात के ऊपर गौर मत कीजिए कि वो आगे से रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट है अच्छा लिसनर बनना। अगर आप चाहते हो कि लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत स्मूथ हो, बहुत अच्छे हों, लोग आपके साथ बात कर अच्छा महसूस करें, तो
सबसे पहले आप लोगों की बात सुनना सीखिए। अपनी बात कहने से पहले एक अच्छे लिसनर बनिए। थर्ड पॉइंट है कि आपको अपनी मनगढ़ंत कहानियां और अजम्पशंस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने अपने फ्रेंड को फोन किया अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो आपका फोन नहीं उठा पाया, तो कहीं ना कहीं आप अपने मन में मनगढ़ंत कहानियां बनानी शुरू कर देते हो कि यार इसने मेरा फोन जानबूझकर नहीं उठाया, शायद ये मेरे साथ बोर होता है, या अब इसने मेरे साथ टाइम पास कर लिया, अब इसको मेरी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है वो सच में बिजी हो। तो यही बातें कहीं ना कहीं आगे चल के झगड़े को जन्म देती है और आपके रिलेशनशिप को खराब कर देती है। तो आपको ये मनगढ़ंत अजम्पशन सोचनी बंद करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि 5 इजी टिप्स जिनकी मदद से हम अपनी लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटी या हाइपरटेंशन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और यूजफुल लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।